मैं रितेश कुमार जीकेजीएस टीचर बेस्ट टेक्निकल के इस प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में भी तहलका मचाने आया हूं और मैं अपने इस क्लास के संदर्भ में बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के एप्लीकेशन पर ऑनलाइन क्लासेज में डेमोस्ट्रेशन क्लास में मैं आपको पात्र परिचय कराने जा रहा हूं कि किस तरह से ऑनलाइन क्लास में हम ऑफलाइन की तरह मजा लेते हैं और जिस तरह से बताया हुआ क्वेश्चन आपके दिमाग में गूंजता है। मैं वही रितेश कुमार हूँ जो क्लास में 110% किसी भी क्वेश्चन को याद कराने की काबिलियत है। तो मैं आपके संदर्भ में डेमोस्ट्रेशन क्लास में चाहे वह हिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे ज्योग्राफी की बात करूं या इकोनॉमिक्स की बात करूं या पॉलिटी की बात करूं या साइंस में फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं या बायो की बात करूं, सब अपने आप में मिसलेनियस है। और करेंट अफेयर की बात करूं, सब आपको बेहतरीन तरीका से बताया जाएगा। साइंस का वो न्यूमेरिकल जो फिजिक्स में चुटकी में मैं याद करा दूंगा और किस तरह से बनाया जाता है ये सिखा दूंगा। ये हमारी काबिलियत है। क्लास में ऑफलाइन में बहुत लगातार 10 वर्षों से तहलका मचाते इस बेस्ट टेक्निकल एकेडमी एप्लीकेशन के इस प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूं और इसमें सबसे पहले मैं पात्र परिचय कराता हूं इतिहास के इस पन्ने से। जो अगर बात करूं फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस हैं, तो इतिहास में जब मैं बताऊंगा कि किस तरह से इतिहास के उस पन्ने में याद किया जाता है, चाहे वह बौद्ध धर्म की कहानी हो, चाहे जैन धर्म की बात हो, चाहे मौर्य वंश की बात हो, चाहे 1857 की विद्रोह की बात हो, मुगल वंश की चर्चा रहे, तो आइए हम देखते हैं किस तरह से हम इतिहास में अपनी टेक्निक से, कला से याद कराएंगे। अगर हम वह ट्रिक की बात करें जो मुगल वंश के फाउंडर थे, संस्थापक थे बाबर, और बाबर ने अपने जीवन में कितना युद्ध लड़े, उनका जन्म कब हुआ और मुगल वंश में कलानुक्रम कैसे आता है, बाबर के बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उनके बाद कौन है, ये सारा क्रम आपको मैं दूंगा। और हमको विश्वास है अपने आप में कि जिस तरह से कंपटीशन ऑफलाइन में आप लोग एक पन्ने में, एक चुटकी में, जिस तरह से मैं खड़ा करके आपसे पूछता था और आप बताते थे कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखे, तो मैं बता रहा हूं ट्रिक इतिहास का। आप लोग देखिएगा और सुनिएगा और क्लास को बहुत सावधानी और बारीकी ढंग से समझेंगे। धीरे धीरे मैं इस डेमोस्ट्रेशन क्लास में आया हूं आप लोग के संदर्भ में, और जब मैं पाठ लेकर आऊंगा, लेक्चर आएगी आपकी, मेरा क्लास आएगा, लगभग 6 महीने का क्लास मेरा चलेगा, लगभग 250 प्लस वीडियो मैं आपको सामने रखूंगा और एकदम आपको कहीं भी रहे, इंडिया के किसी भी कोना में आप रहे, आपको लगेगा सर का मैं ऑफलाइन क्लास सामने बैठकर पढ़ रहा हूं। ये हमको 110% अपने आप में विश्वास है। तो आइए मैं इतिहास का पात्र परिचय कराता हूं। अभी हमने बताया कि इतिहास में फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करूं तो हेरोडोटस हैं। तो इतिहास में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मुगल वंश के शासक को क्रम में सजाएं। मैं बताया कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। मुगल वंश की भाषा फारसी है। बोलो क्या है? फारसी है। और दिल्ली सल्तनत की भाषा अरबी है। तो ऐसे याद करेंगे, बा अकबर तेरे जैसा औरंगजेब बहादुर। टोन पकड़िए रितेश कुमार का। तो बा से बाबर जो शुरू में आए वो संस्थापक होंगे और जो अंतिम में आए वो अंतिम शासक होंगे। बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए,
अकबर के बाद जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां आए, शाहजहां के बाद औरंगजेब आए और अंतिम में बहादुर शाह जफर हैं, बहादुर शाह जफर द्वितीय। मैं आपको डेमोस्ट्रेशन क्लास में सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पात्र परिचय करा रहा हूं इस क्लास में कि रितेश कुमार इस सब्जेक्ट में ऐसे पढ़ाएगा, चाहे वो इतिहास हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे फिजिक्स हो, सब अपने आप में एक कला के द्वारा बताया जाएगा और आपको याद होगा, ये हमको विश्वास है। तो मुगल वंश के अगर एनटीपीसी में क्वेश्चन दिया सर कि मुगल वंश के तीसरा शासक का नाम बताएं, तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या होगा? अकबर, चौथा जहांगीर, पांचवा शाहजहां, छठा औरंगजेब और सातवां बहादुर शाह जफर नहीं कहेंगे, क्योंकि बहादुर शाह जफर के पहले और लोग आए थे। अगर हम 1857 के विद्रोह की बात करूं तो उसमें नेतृत्वकर्ता पूछता है कि 1857 के विद्रोह में कौन कहां नेतृत्व किए थे, तो हम आपको बेसिक से लेके हायर लेवल तक बताएंगे, जैसे असम, जोरहट, गुवाहाटी, पटना, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, लखनऊ, मथुरा, ग्वालियर, झांसी, इसके बाद गोरखपुर, कर्नाटक, केरल, हैदराबाद, गोवा, पंजाब, हरियाणा, सब नेतृत्वकर्ता पढ़ना है। कंपटीशन में 7 से 8 ही क्वेश्चन ज्यादा वेरिएशन करके एग्जाम में आता है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के माता, पिता, पत्नी, पुत्र, बचपन का नाम, कहां पहला उपदेश दिए, अधिक उपदेश, अंतिम उपदेश, सारा आपके दिमाग में गूंजेगा। तो इतिहास में अगर विश्व के इतिहास की बात करूं तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ समाप्ति, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914, समाप्ति 11 नवंबर 1918। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लिया, सेकेंड वर्ल्ड वार में 61 देश भाग लिया। तो 37 से 61 याद करने की कला है। बाबर का जन्म, हुमायूं का जन्म, अकबर का जन्म, जहांगीर का जन्म और मृत्यु पूछता है। कोई एक ही पूछ देगा कि अकबर का जन्म कब हुआ, बाबर का मृत्यु कब हुआ। अगर अकबर का जन्म याद कर लिया तो औरंगजेब का मृत्यु आ जाएगा। तो इसको याद करने का कला है। सबसे पहले मुगल वंश के शासक को दिमाग में ले लीजिए। 83, 8, 42, 69, 92, 18, 30, 56, 5, 27, 66, 7। तो ये पूरे मुगल वंश का जन्म और मृत्यु खत्म हो गया। तो यही कला है रितेश कुमार का याद कराने का। और अपने आप में ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन क्लासेज इस प्लेटफॉर्म में बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर इसी तरह से मैं सारा पार्ट को बताऊंगा। ये हिस्ट्री में आपको पात्र परिचय कराया, चलते हैं हम आपको ज्योग्राफी का पात्र परिचय कराता हूं। किस तरह से मैं ज्योग्राफी को उस पन्ने में आपको बताऊंगा, देखिए मेरे साथ बने रहें। अगर हम ज्योग्राफी की बात करूं तो सबसे पहले एग्जाम में लेक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, झील। तो भारत के इस झील की बात करूं, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का झील, झीलों का अध्ययन लेमनोलॉजी में किया जाता है। ऐसे याद करेंगे, राम दल बुलाकर, राम दल बुलाकर जम्मू का मान बढ़ाया, मान बढ़ाया। जम्मू कश्मीर में सबसे पहला दल को डल मान लेंगे, डल झील जम्मू, बुलाकर माने वुल्लर। भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है वुल्लर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। ये मीठे पानी का बड़ा झील है। इसके बाद मान माने मानस, मान माने मानस,
इसके अलावे जम्मू कश्मीर में जिस झील में नाग लगा रहे, जैसे शेषनाग, कैरीनाग, टेरीनाग, नाग वाला भी जम्मू कश्मीर ही होगा। जिस झील में ताल लग जाए वह उत्तराखंड होगा, जैसे राकस ताल, नैनीताल, ये उत्तराखंड होगा। राजस्थान के आरपीएस कॉलेज से फजीड़ा पास हुआ, यानी राजस्थान में एग्जाम में आता है पिथौला झील, सांभर झील, राजसमंद झील, डिडवाना झील, ये सब राजस्थान में है। चिल उड़ गया, चिल्का झील उड़ीसा में है। इसी तरह से भारत का सबसे ऊंचा चोलेमू देता है, पहले गोविंद सागर था। तो एग्जाम में ज्योग्राफी के इस पन्ने में चाहे वह भूकंप की बात करे, चाहे वह ज्वालामुखी की बात करे, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, चाहे विश्व के घास का मैदान हो, चाहे ग्रह की बात करे, ये सारा मैं अपने टेक्निक और कला से आपको बताऊंगा। चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, सारे आपके दिमाग में बात आएंगे। अगर विश्व की हवाएं की बात करता हूं तो एक होता है गर्म हवा और एक होता है ठंडी हवा। तो ठंडी हवा में हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है ठंडी हवा से रिलेटेड क्वेश्चन, पैम्पीरो पाप्या गया नौदर नौटी नेवडास। तो नौदर और नौटी अमेरिका में है और नेवडास इक्वाडोर में है। इसी तरह से पैम्पीरो रो रो आजेरो, पैम्पीरो अर्जेंटीना में है। तो जब मैं विश्व की हवाएं ठंडी और गर्म पढ़ाऊंगा तो सारा में टेक्निक है, कला है याद करने का, और आपको याद होगा, हमको कॉन्फिडेंस है। तो ये मैं ज्योग्राफी का पात्र परिचय कराया। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं पॉलिटी में, कि पॉलिटी में किस पन्ने से मैं शुरुआत करूंगा। आइए मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमम एज, न्यूनतम उम्र। किसका बनने का मिनिमम एज क्या होता है? जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। एक ट्रिक हम बताते हैं, मेरे राजापति 35 वर्ष में कैग बन गए। राजा माने राज्यपाल मान लेना है। पति में दो, एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति, और कैग एक पोस्ट है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये चारों लोगों का मिनिमम एज बनने का 35 वर्ष, जिसमें पति लग गया 35। पति बराबर कोई साल तो 35 साल। तो राज्यपाल का मिनिमम एज बोलो 35, राष्ट्रपति बोलिए 35, उपराष्ट्रपति 35, कैग 35। मान लीजिए रूबी नाम का एक लड़की है जिसका शादी 30 साल में हुआ, तो र से राज्यसभा का मेंबर बनने का कै साल? 30 साल। और बी से विधान पारिषद, जिसको एमएलसी बोला जाता है, ये दोनों का मिनिमम एज बोलिए आप 30 साल। तो 4 क्वेश्चन 35 साल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और कैग। 2 क्वेश्चन 30 साल, एक राज्यसभा के सदस्य और एक एमएलसी विधान परिषद के सदस्य। वोट देने का मिनिमम एज 18 साल। पंचायत की कोई भी पोस्ट 21 साल। वोट देने का, इसके अलावे जो भी प्रश्न पत्र आएगा उसका मिनिमम एज 25 वर्ष होगा, जो हमारे संविधान में वर्णन है। जैसे प्रधानमंत्री की चर्चा में किया सर, नहीं तो 25 साल। मुख्यमंत्री की चर्चा किया तो नहीं 25 साल। लोकसभा का मेंबर 25 साल, विधानसभा का मेंबर 25 साल।
कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया कि वोट देने का पहले एज था 21 साल, अभी है 18 साल, तो वोट देने का एज 21 से घटाकर 18 कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने का एज 21 से घटाकर 18 किया गया। इसको याद करने की कला है गाड़ी नंबर 6189, गाड़ी नंबर 6189, 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने का एज 21 से घटाकर 18 किया गया। तो ये चैप्टर था बेसिक पॉलिटी में मिनिमम एज, संविधान में किसका बनने का एज क्या है। चाहे वो शेड्यूल की बात करेगा तो 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12 में नगर पालिका, 5 में SC ST, 8 में 22 भाषा। चाहे भाग की बात करेगा 15 में निर्वाचन है, 3 में फंडामेंटल राइट है, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार अभी 6 है, जो अधिकार अमेरिका, कर्तव्य रूस हो, कर्तव्य लिया गया रूस से और मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। कौन देश से क्या लिया गया, यह आर्टिकल है, या कौन राज्य में लोकसभा का सीट कितना है, ये सब पॉलिटी का पूरे पात्र मैं बताऊंगा। लोकसभा के पहला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष, टेक्निक है याद करने का। अध्यक्ष में मावलंकर लगेगा, उपाध्यक्ष में अयंकर लगेगा, विपक्ष में हम याद करवाते हैं RSS राम सुभाग सिंह। पहला अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, पहला उपाध्यक्ष का नाम अनंत संयम अयंकर और पहला विपक्ष का नेता राम सुभाग सिंह। ये टेक्निक है, कला है याद करने का। तो मैं बताऊंगा जिस दिन मैं पॉलिटिक्स के संदर्भ में आपको चलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर में बताऊंगा। क्लास जो भी चैप्टर को उठाऊंगा वो आपका खत्म हो जाएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जैसा कि हम जानते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ लिखे। इकोनॉमिक्स में कैसे याद करना है, लोग कहता है कि बचपन से इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी हमको रुलाता है, लेकिन क्या हम पढ़ें बायोलॉजी में और क्या हम पढ़ें इकोनॉमिक्स में जो हमारे कंपटीशन में टू द पॉइंट आ जाए। अब जमाना बदल गया पढ़ने का। अब वो पढ़ने वाला तरीका नहीं है कि जो हम कंपटीशन में 10 क्वेश्चन हमको याद रहता था और 10-15 क्वेश्चन बजरंगबली के नाम पर मारते थे, हे बजरंगबली बी तो भी आंसर, ऐसे नहीं है। अब रूल बदल गया। अब जितना आपका एक्यूरेसी है, जितना सही है, ग्रेस मार्क मिलेगा। तो उस स्थिति में बनाए रखने के लिए टू द पॉइंट हमको चाहिए। तो उसका इकोनॉमिक्स का सबसे बेस पार्ट जो है आपका पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है। पंचवर्षीय योजना में कंपटीशन ऋण माना जाता है। पंचवर्षीय योजना में 6 टाइप से हम लोग को कंपटीशन में पढ़ना है। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का इंट्रोडक्शन, पंचवर्षीय योजना का मॉडल, ऑर्डिनिटी प्राथमिकता, उद्देश्य, कार्यकाल, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था। तो मैं जिस दिन ये पात्र पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इंट्रोडक्शन डेमो क्लास के रूप में आपको बता रहा हूं कि पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुआ। पंचवर्षीय योजना रूस और आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। पंचवर्षीय योजना को भारत में लाए पीसी महान लोबिस, पीसी महान लोबिस। पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? तो पहले योजना आयोग बनाता था, लेकिन अभी नीति आयोग बनाता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो NDC देता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद।
पंचवर्षीय योजना में पूछता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गया। यह 4 ही साल तक चला था, 1974 से 1978 तक, 1974 से 78 तक चला। तो पंचवर्षीय योजना में बहुत खतरनाक क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आता है। चाहे इकोनॉमिक्स बेस 1 में पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि स्टॉकफ्लेशन क्या होता है, विमुद्रीकरण क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रा अस्फीति क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अवमूल्यन हमारे भारत में 3 बार हुआ था, 49, 66, 91। 1949 में मुद्रा का पहला अवमूल्यन हुआ, 1966 में दूसरा हुआ, 1991 में तीसरा हुआ। जब मैं आरबीआई पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, पहला गवर्नर कौन थे। ये सारी बात इकोनॉमिक्स के इस पन्ने में मैं आपको बताऊंगा। और आपको कंफर्म है कि इकोनॉमिक्स आपको अब रुलाएगा नहीं। जब रितेश कुमार इस चैनल पर आपके साथ है तो ध्यान दीजिएगा इकोनॉमिक्स के इस पन्ने में। मैं चलता हूं साइंस के उस पात्र में। सबसे पहले फिजिक्स में आपको बताऊंगा कि कैसे वो पन्ना से साइंस हम लोग को कामयाबी देगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आज सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पात्र परिचय करा रहा हूं, कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्या करना है। मैं अब टेक्निक दे रहा हूं डेमोन्स्ट्रेशन क्लास में। जब यह चैप्टर आएगा तो पार्ट बाय पार्ट, जैसा कि मैं आप लोग को बोला कि लगभग 250 प्लस क्लास रहेगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मिसलेनियस हो, करेंट हो, ये सब मिलाकर। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको परेशानी नहीं होगा और एकदम आसानी से धीरे धीरे बारीकी ढंग से बताएंगे। खैर डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है, इसमें कभी भी जीके जीएस की क्लास में अनइंटरेस्टेड नहीं होना है, इंटरेस्ट रखना है, एनर्जी रखना है। कैसे मैं इसको करूंगा, इन्हें की इंटरेस्टेड से पढ़ रहे हैं, वो जमाना बदल गया, आपके पास पावर होना चाहिए। क्लियर है? आइए फिजिक्स में सबसे पहले मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कंपटीशन में अगर वर्क पावर एनर्जी की बात करें, कार्य ऊर्जा शक्ति, पहले कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आता था दोस्त। कार्य का एसआई मात्रक जूल, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग, कार्य वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, तो कार्य अदिश राशि है। मैं स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर जब बताऊंगा तो वहां बताएंगे सदिश, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। लेकिन पहले कंपटीशन में इतना ही क्वेश्चन से मतलब रहता था। बहुत अगर कंपटीशन वाले खुश हुए तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग और 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल, ऐसे क्वेश्चन आता था। लेकिन अब तरीका बदल गया, अब वर्क का डिफिनीशन पूछ रहा है, परिभाषा। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा। यानी कह सकते हैं कि बल और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई, गुणनफल को हम लोग वर्क कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। cos 0 डिग्री बराबर 1, cos 30 डिग्री बराबर √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 बराबर 1/2, cos 90 बराबर 0। एक क्वेश्चन आया था रेलवे ड्राइवर में कि एक व्यक्ति है 50 केजी वजन लेकर 5 वर्षों से खड़ा है, तो किया गया कार्य क्या होगा। खड़ा है cos 90 डिग्री पर, तो cos 90 बराबर रितेश कुमार बताया 0, अतः किया गया कार्य 0 होगा, 0 होगा। मान लिया जाए कि फोर्स देता है 20 न्यूटन, अगर डिस्प्लेसमेंट देता है 10 मीटर, थीटा का मान है 30 डिग्री, वर्क निकालना है
फॉर्मूला बताए हैं W बराबर एफ एस कॉस थीटा, F बराबर यहाँ दिया है 20, 10 कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, 2 से काट दिया, 2 पचे 10, 20 पचे 100, 100√3 जूल। चूंकि हम बताए हैं कि कार्य का SI मात्रक जूल होता है, अतः 100√3 जूल। तो ये आपका कंपटीशन में अब ये तरीका बदल गया, इस टाइप से कंपटीशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं आपको पहले जो पूछता था वो भी, जो पैटर्न चेंज किया साइंस का वो भी, ये दोनों मैं बताऊंगा, 1% हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर ऊर्जा एनर्जी की बात करूं तो कार्य करने की संपूर्ण क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता, ऊर्जा का भी CGS मात्रक अर्ग होता। कंपटीशन में क्वेश्चन आता, ऊर्जा को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ एक क्वेश्चन देता है सर, किसी वस्तु के वेग वेलोसिटी, किसी वस्तु के वेग को 2 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कांस्टेंट होता है, तो वेलोसिटी दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है 2, तो बोलिए 2 दूनी 4, अतः कि कई गुना? 4 गुना। तो मैं यहाँ पर नोट लिखवाऊंगा, किसी वस्तु के वेग और संवेग को x गुना किया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा x² होगा। जब मैं ये चैप्टर आपको बताऊंगा तो वहाँ पर हम बताएंगे। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो mgh होता है, ये द्रव्यमान है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण है, और ये h हाइट है। हम जानते हैं कैपिटल G और स्मॉल g 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ग्रेविटी एक्सीलरेशन, सॉरी ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल G। स्मॉल g 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता। चाहे कंपटीशन में एक अवगाड्रो संख्या की बात करें तो 6.022 10⁻23, अगर एक HP की बात करें 746 वाट होता। अगर यहाँ पर एक बार की बात करें 10⁵ पास्कल होता। तो मैं आपको इस जुबान से, जिस तरह से रितेश कुमार को बिना विदाउट मटेरियल, मेरे पास कोई हाथ में कोई मटेरियल नहीं है और मैं पढ़ाता हूं विदाउट मटेरियल, जो विद्यार्थी मेरा क्लास ऑफलाइन में किए होंगे वो जानते होंगे कि सर के पास कोई चिट्ठी पत्री नहीं रहता है, कोई मटेरियल नहीं रहता है। जीके का टीचर उसी को कहा जाता जो विदाउट मटेरियल पढ़ाए। कभी इतिहास में चला जाए, कभी इकोनॉमिक्स में चला जाए, और वही रितेश कुमार कभी फिजिक्स पढ़ाने लगे, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे। तो आप देखिएगा, चाहे मैं फिजिक्स में लाइट की स्टार्ट करूं, चाहे साउंड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, सब आपको मैजिकल तरीका से मैं पढ़ाता हूं। लाइट में प्रकाश की चाल और वेग को सबसे पहले मापे रोमर। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ रंग है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है। प्रकाश की चाल वैक्यूम में सबसे अधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश जो है वो सॉलिड में, ठोस में गमन नहीं करता। साउंड जस्ट इसका उल्टा है, उस असुरा ठोसे में अधिक होता है और वैक्यूम में नहीं जाता है। तो मैं बताऊंगा उस संदर्भ में, और मेरे साथ बने रहेंगे। मैं ज़्यादा आपको परेशानी में डालना नहीं चाहता, ले चलता हूं मैं केमिस्ट्री को उस पन्ने में। चलिए मेरे साथ बने रहें। केमिस्ट्री में
अगर पात्र परिचय कराना हो तो इसमें हम सॉल्यूशन, एक चैप्टर है विलयन, क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन से। विलयन कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि बादल या धुआं या बादल है, धुआं है, कपूर में वायु है या पनीर है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन देता है और पूछता है कि ये किसका सॉल्यूशन है। मैं इसको अपने कला में पढ़ाऊंगा। मैं ठोस को टी मान लिया, लिक्विड को डी मान लिया, व्हाट्सएप वाला भाषा, और गैस को जी मान लिया। डिनोट कैसे याद करेंगे? बादल, बादल और कोहरा कुछ भी हो लेकिन ग्रुप डिस्कशन होगा। यानी जी से गैस, डी से द्रव, गैस में द्रव का विलयन है बादल। ये धुआं वाला एलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का पूछा हुआ क्वेश्चन, धुआं किसका विलयन है? ठोस में ठोस का, ठोस में द्रव का, द्रव में द्रव का, ऐसे आंसर आता है। तो धुआं ऐसे याद करेंगे कि जीटी रोड में सबसे अधिक धुआं निकलेगी। भारत का सबसे बड़ा रोड जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, और बनवाए थे शेरशाह सूरी, वहां पर दिखाई दे रहा है, और इनका मकबरा है सासाराम में। तो जीटी, जी से गैस, टी से ठोस, गैस में ठोस का विलयन है। कपूर में वायु, कपूर पूजा पाठ में जलाते हैं। एक पर्व होता है तीज, तो कपूर तीजे में बोलेंगे, तीजे में लेकिन लिखेंगे टी जी, ठोस में गैस। पनीर ये द्रव में ठोस का सॉल्यूशन है। वायु ऐसे याद करेंगे कि जीजा जी आएंगे या हवा चलेगी, तो गैस में गैस। ये सॉल्यूशन में 15 क्वेश्चन हम बताते हैं, आपको पात्र परिचय करा रहा हूं। अगर मैं बात करूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता मार्स गैस, तो इसका आंसर हुआ CH4 मीथेन होता। अगर भारी जल की बात करेगा तो DTO होता, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगर जल को शुद्ध करने वाला गैस पूछेगा तो क्लोरीन होगा। जल को शीतल बनाने वाला CO2 होगा। खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, कास्टिक सोडा। ये मेरा YouTube चैनल पर पहले से ही बेस्ट टेक्निकल 2019 में जब मैं जेई का बैच ले रहा था उस समय उस चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग देखेंगे। और जब मैं पढ़ाऊंगा आप भी देखिएगा। और डेमोस्ट्रेशन क्लास जो मेरा चल रहा है चैनल पर, प्रॉपर वे में मैं अब स्टार्ट किया, तो वहाँ पर भी मैं बताया हूँ खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, कास्टिक सोडा का केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला। तो ऐसे याद करते हैं हम लोग। खाने वाला NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने वाला सोडा इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O। कली चूना CaO, बकरा चूना CaOH का होल्ट। तो सारी बात आपको 28 क्वेश्चन दिया जाएगा केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला में। बहुत चुटकी में मेटल हो, नॉन मेटल हो, कार्बन हो, पीरियोडिक टेबल हो, सब आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन याद करने की कला बताया जाएगा। पीरियोडिक टेबल में 3 दिन में क्लास लेता हूं और बहुत बारीकी ढंग से मैं बताता हूं पीरियोडिक टेबल, जो कंपटीशन में आपको यादें हो जाता है। अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो खोज किए मोस्ले। मेंडलीव का आवर्त सारणी एटॉमिक मास पर है और मोस्ले का आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पर, परमाणु संख्या पर है। तो ये सारी बात हम आपको बताएंगे, बारीकी ढंग से बताएंगे। हलीना के रूबी संग फरार, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, फ्रांसियम है, ये आपके वर्ग 1 में है। वर्ग पीरियोडिक टेबल में जिस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 है और उसमें नोबल गैस 18वें वर्ग में है, तो मैं बताऊंगा, मैं पात्र परिचय करा रहा हूं अभी सर। आइए बायोलॉजी में हम चलते हैं।
इसके बाद मिसलेनियस और करेंट, इसके बाद आज का डेमोस्ट्रेशन क्लास जो मेरा रहेगा वो खत्म हो जाएगा। और फिर हम अगले क्लास से, अगले लेक्चर से, अगले वीडियो से मैं पार्ट चैप्टर लेकर आऊँगा और बहुत धीरे धीरे आराम से बारीकी ढंग से आपको बताऊँगा। तो मेरे साथ बने रहें। देखिए, बायोलॉजी में चाहे वह विटामिन की बात करें, चाहे कौन सा रोग किससे होता है, जैसे मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, प्रोटोजोआ को हम लोग परजीवी बोलते हैं, से होने वाला रोग ऐसे याद करेंगे, फुआ कसम पापे, फाइलेरिया काला ज्वर, सोने की बीमारी, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, ये सारा बीमारी जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, परजीवी जनित रोग है। बीमारी का नाम देता है और पूछता है किससे होता है। तो ये मैं चाहे प्रोटोजोआ वाला हो, चाहे बैक्टीरिया वाला हो, चाहे वायरस वाला हो या फंगस वाला हो, सब मैं बताऊंगा ट्रिक बाय ट्रिक। बायोलॉजी में चाहे नर्वस सिस्टम की बात करेगा या अवटु ग्रंथि का बात करेगा, पीयूष ग्रंथि की बात करेगा, ये सारा मैं टेक्निक से आपको बताऊंगा और आपके दिमाग में वो बात आएगा। ब्रेन में किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन की चर्चा होगी, या बायोलॉजी 1 और बायोलॉजी 2 करके मैं चैप्टर बनाया हूँ। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, ब्रेन का वजन, स्त्री का ब्रेन का वजन, ये सब मैं उस चैप्टर में पढ़ाता हूँ। तो मेरे साथ बने रहेंगे। इसके बाद मिसलेनियस की बात करूँ, मिसलेनियस में जलप्रपात आता है, वाटरफॉल है। जैसे विश्व का जलप्रपात जब हम पढ़ाएंगे तो तू गेला दक्षिण अफ्रीका ता गेली, तू गेला जलप्रपात जो है दक्षिण अफ्रीका में है। मंडलस्फोरवा नानी माता फोर्दी, मंडलस्फोरवा नॉर्वे में है। विश्व की संसद जब हम पढ़ाएंगे तो भारत की संसद का नाम संसद है, म्यांमार का पीतो हुताम है, भूटान का त्यूसो गढ़ू है। समाचार एजेंसी जब हम पढ़ाएंगे, सिन्हुआ समाचार एजेंसी चीन का है, जापान का क्यूडो है, इंडोनेशिया का अंतारा है। ये मिसलेनियस में हम रखे हैं। करंट की बात करूं तो चाहे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो, चाहे हॉकी वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, ओलंपिक हो, भारत रत्न हो, ज्ञानपीठ हो, नोबल हो, इस सब को हम जीए का पार्ट में रखा है और ये मैं बताऊंगा। अगर फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करेगा तो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब और कहां हुआ, कौन जीता कौन हारा। तो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में हुआ, उरुग्वे में हुआ। उरुग्वे जीता और अर्जेंटीना हारा। 14, 18, 22 और 26। 14 वाला ब्राजील में हुआ, बजाया, जर्मनी जीता, अर्जेंटीना हारा। 2018 वाला रूस में हुआ, फ्रांस जीता, क्रोएशिया हारा। 2022 वाला 18 में रूस बुआ, 22 में कतर बुआ, ठीक है। तो 22 वाला कतर में होगा, 26 वाला 3 देश मिलके कराएगा, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। सारा चीज मैं इसी अपनी टोन में पढ़ाता हूं। इस तरह से आज के डेमोस्ट्रेशन क्लास बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन के इस चैनल पर डेमो में मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट पात्र परिचय कराया और हमको विश्वास है कि आप लोग इस क्लास को धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। इसमें मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया हूँ, मैं बताया हूँ
कि कौन सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर कैसे रितेश कुमार पढ़ाएगा। और जब मेरा डे बाय डे क्लास आएगा तो आपको स्वतः समझ में आएगा। जो भी मेरा विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास किया होगा वो लोग के लिए बहुत बेहतरीन होगा। जो लोग जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, बाहर में हैं, लग रहा होगा कि सर से एक बार फिर से बेंच पर सामने बैठकर पढ़ते वो दिन आता। पोलो 4 पियो लो, पोलो एक प्रकार का खेल है, 4 प्लेयर होता है। तो क्लास में टोन होता है, मैं आता हूं तो बोलता हूं बोलो पोलो जी 4, खड़ा करके पूछते हैं। अभी आप जॉब में होंगे, याद आ रहा होगा इस वीडियो देखने के बाद कि सर के साथ बैठे हुए आंख में आंख मिलाकर। तो मैं आज इसी भांति इस डेमोन्स्ट्रेशन क्लास को समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद।